वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की समरी को। तो बच्चों इसको हमने डिवाइड किया था 7 हिस्सों में। ये छोटे छोटे हिस्से हैं, 5 मिनट से लेकर 15-20 मिनट तक के वीडियो इसमें। तो नेक्स्ट अब जो टर्न आ रहा है वो आ रहा है बच्चों डेरिवेशंस का, कि इस चैप्टर में इन्वॉल्व कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने डेरिवेशंस हैं उनकी समरी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेरिवेशन में होता क्या क्या है। सो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। किसी भी डेरिवेशन में बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम होता है, ठीक है। हर डेरिवेशन में डायग्राम मस्ट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। कुछ डेरिवेशन मैथमेटिकल होते हैं, फिर भी जहां भी थोड़ा सा भी प्रोविजन है तो आपको ये समझ लेनी है बात कि डायग्राम अगर बन सकता है तो जरूर बनाए, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपटीशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको डेरिवेशंस के डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने होते हैं। कभी कभी बीच की प्रोसेसिंग हमारे काम आती है, पर वो रेयरली। रिजल्ट के साथ साथ आपको ये याद रखना होता है कि कौन कौन सी कंडीशंस इन्वॉल्व है उसमें, यानी क्या अजम्पशंस लिए गए थे उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। क्योंकि ये अजम्पशंस वाली सिचुएशन जब आपको दिए गए क्वेश्चन में मैच करेगी तभी आप इस डेरिवेशन का रिजल्ट वहां यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो यूं समझिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला एक्सियल पोजिशन पर। तो अगर आप सीधे रिजल्ट देखते हैं उसका तो वो 2 kp/r³ आपको मिलता है। पर अगर डेरिवेशन आपके दिमाग में है कि ये रिजल्ट तक हम पहुंचे कैसे थे, तो आपको याद होगा कि इससे जस्ट पहले की स्टेप में हमने अजम्पशन लगाया था बच्चों, फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो अगर जो डाइपोल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको आप शॉर्ट डाइपोल मान सकते हैं, तब तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वो डाइपोल शॉर्ट डाइपोल की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो आपको इससे पहले वाली स्टेप का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये समझदारी की बात है। तो हर डेरिवेशन में बच्चों डायग्राम होगा, थोड़ी मैथमेटिक्स होगी, मैथमेटिकल स्टेप्स, और फिर एक फाइनल रिजल्ट निकलेगा। और वही रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। तो जब भी बोर्ड में आएगा अगर, तो क्वेश्चन में एक लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज के बेसिस पर आपको डेरिवेशन का हेडिंग पहचानना होगा बच्चों, कि ये वास्तव में कौन सा डेरिवेशन है। वो हेडिंग पहचान लोगे तो सीक्वेंस में आपके दिमाग में पूरा डायग्राम, उसके मैथमेटिकल स्टेप, रिजल्ट आ जाएंगे। पर मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं तो किसी भी डेरिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डायग्राम एंड रिजल्ट होता है। क्योंकि बीच की मैथमेटिक्स तो प्रिडिक्टेबल है, हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायग्राम लेबलिंग के साथ अगर आपको क्लियर है, विद लेबलिंग उसमें कौन से पार्ट का क्या रोल है जो डायग्राम में बनाया है, तो रिजल्ट तक हम पहुंच ही जाते हैं। तो रिजल्ट याद रखना है, डायग्राम याद रखना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने देखा हो कभी, तो इसको हम एक गाने की तरह याद रख सकते हैं बच्चों। बहुत ही फेमस हुआ था ये गाना अपने समय में, और इसकी जो धुन है वो कैची है। डेरिवेशन में एक डायग्राम होता है, थोड़ी गणित होती है, फिर रिजल्ट निकलता है, उसे याद रखना है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से डेरिवेशंस इन्वॉल्व हैं उनकी समरी। सो लेट्स स्टार्ट। फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पर बात करें, हियर इज द रिजल्ट। अब यहां पर जो टर्म्स आ रही हैं बच्चों, ये ए, इसके अंदर 2 को अगर हम इन्वॉल्व करें तो 2a इज द डिस्टेंस जो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की है।
यानी दोनों चार्जेस की भी डाइपोल की लेंथ है ये। तो जब ये शॉर्ट डाइपोल होता है यानी डाइपोल लेंथ इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस आर, तब हम शॉर्ट डाइपोल वाला फॉर्मूला वहां लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं अजम्पशन यहाँ पे फॉर आर वेरी मच ग्रेटर देन ए, तब जाकर ये फॉर्मूला रिड्यूस होता है। और यहां पर Q इंटू टू ए को मैं लिख सकता हूं P, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर अभी P कैप से डायरेक्शन दिखाइए, क्योंकि P कैप की डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। यहां पर P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डायग्राम के साथ अगर आपको क्लियर है कि यहां पर जो भी क्वांटिटीज आप देख रहे हैं वो कौन सी क्वांटिटी किसे रिप्रेजेंट कर रही है, किस चीज का क्या मतलब है, तो ये डेरिवेशन आप इजीली कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, KQ बाय आर स्क्वायर से। अगर पॉइंट सिचुएटेड है इक्वेटोरियल प्लेन में या इक्वेटोरियल लाइन पर, दोनों ही केस में रिजल्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, माइनस साइन यहाँ पे आ जाता है, और एक 2 का फैक्टर कम हो जाता है। अब यहाँ देखें तो 2Q इंटू ए जो है वो मिलकर यानी Q इंटू टू ए वो P बना देगा, वेक्टर P। और P कैप की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे आ रहा है। सो समराइज रिजल्ट ये हैं जो आपको याद रखने, पर साथ में कंडीशन भी याद रखनी है बच्चों, आर वेरी मच ग्रेटर देन ए के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत से डेरिवेशन इन्वॉल्व हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट कैटेगरी का डेरिवेशन है डाइपोल का एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना डाइपोल के एक्सिस पर और डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर। और खास बात जो यहाँ देखने में आ रही है वो ये कि बच्चों इनवर्स स्क्वायर की जगह ये फॉलो कर रहा है इनवर्स क्यूब रिलेशनशिप को, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और इसी कंसेप्ट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बच्चों डाइपोल डाइपोल में जब इंटरेक्शन होता है, जैसे एक मैग्नेट एक डाइपोल है, वो जब दूसरे मैग्नेट से इंटरेक्ट करता है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में ये जो रिलेशनशिप है आर के पावर 3 की जगह बच्चों ये जाता है आर रेज़ टू पावर 4 पे। तो ये समझना है आपको, जबकि पॉइंट चार्ज की वजह से इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। अगला डेरिवेशन है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रख दिया जाए, इट विल एक्टेड अपॉन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस प्लस QE माइनस QE। सो these two forces combinedly will constitute a कपल बनाएंगे। अगर एक फोर्स होता तो टॉर्क बनता, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते तो बनता है कपल। हालांकि टॉर्क को एनसीईआरटी में टॉर्क भी लिखा हुआ है और टॉर्क की तरह कैलकुलेट किया हुआ है और दो टॉर्क को जोड़कर नेट निकाला हुआ है, पर हम इसको कपल की तरह अगर कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस फास्ट हो जाता है एंड इसका एक्सप्रेशन डिराइव करके हमें मिलता है P क्रॉस E। तो इतना कपल इस पे लगता है, जहां से हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने एंगल पर ये अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो बच्चों ये लाइन चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, कैंसलेशन हो जाता है। जबकि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इसको लिंक कर सकते हैं मैग्नेटिज्म में। हम सिमिलर डेरिवेशन करते हैं कि करंट कैरिंग लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और वो बहुत ही फेमस रिलेशन है जो हमें रटा हुआ रहता है। बिल्कुल उसकी सिमेट्री में यहां पर आप देखोगे तो ये रिलेशन मिलता है KQX अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। तो हियर इज द रिलेशन, और 2 वाले फैक्टर के साथ देखना है तो रिलेशन इस तरह से रहेगा लैम्डा के टर्म्स में। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। गॉस थ्योरम वैसे तो हमारे सिलेबस में है विदाउट डेरिवेशन यानी विदाउट प्रूफ, पर गॉस लॉ का प्रूफ आपको आइडिया होना चाहिए कैसे ये प्रूव करेंगे हम। तो कोई सेगमेंट अगर एलिमेंट में लेता हूं जिसका एरिया ds है और इससे निकलने वाला फ्लक्स में कैलकुलेट करता हूं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं फाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। तो वहां से जब रिजल्ट निकालते हैं E डॉट dA फाई का, तो वो हमें Q अपॉन एप्सिलॉन 0 मिल जाता है, जो कि बेसिकली गॉस लॉ है। तो गॉस लॉ का प्रूफ, इसका रफ आइडिया आपको होना चाहिए। एक बहुत ही आसान सा प्रूफ, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम नहीं देना है कंपटीशन के लिए, तो आपको सीधे रिजल्ट चाहिए, गॉस लॉ का प्रूफ में नहीं जाने की जरूरत है।
फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। बच्चों ये एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ की, कुल मिलाकर 3 एप्लीकेशंस हैं। तो जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है उसकी वजह से थर्ड एप्लीकेशन हटा दी गई है सिलेबस से। और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सारी तैयार करनी है। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वो फील्ड 2k लैम्डा बाय आर या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, ये फॉर्मूला होता है, जहां पे लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि ये लाइन चार्ज है। इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से कि इसकी जो सर्फ इसकी लेंथ के अलोंग चार्ज की डेंसिटी है लैम्डा। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन होती है, जिसमें यूनिट वेक्टर हमने एन कैप दिखाया है। फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, वो आ जाता है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहां पर सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो कोई शीट है, चार्ज की बनी हुई शीट, जिस पर चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो गई उसकी सरफेस पर। तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जब तक कि हम शीट को इनफाइनाइट मान सकते हैं। यानी उस पॉइंट की डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में शीट का साइज इतना बड़ा है कि हम उसको इनफाइनाइट ट्रीट कर सकते हैं। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहां क्लैरिटी के साथ आपको ये समझ लेना जरूरी है कि शीट के अलावा मेटल प्लेट के डेरिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जब तक हम इसको कह रहे हैं बच्चों शीट कह रहे हैं, तो अजम्पशन ये है कि ये इतनी पतली है कि चार्ज की सिंगल लेयर है इसके पास, ओनली सिंगल लेयर ऑफ चार्ज इज देयर। तो ऐसे सिचुएशन में पॉइंट पी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो तरीका ये होता है कि हम अज्यूम करते हैं टेस्ट चार्ज पड़ा है +1, और इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एक्चुअल में शीट है जिसको साइड से मैंने दिखाया है, साइड से दिखाया है इसलिए किनारा इसका आपको दिख रहा है। दिस इज शीट लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, उस डायरेक्शन में, और कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जिसको हम गॉस लॉ से डिराइव करके निकालते हैं। पर आपको यहां समझ लेना है कि अगर वहां लिख दिया कंडक्टिंग शीट, क्वेश्चन में लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना बच्चों, बिहार बोर्ड में घुमाते हैं, इसमें कंपटीशन में भी घुमा देते हैं, कंडक्टिंग शीट। और कंडक्टिंग शीट को हम क्या ट्रीट करेंगे? मेटल प्लेट, क्योंकि मेटल इज गुड कंडक्टर। तो कंडक्टिंग शीट को हम बोलेंगे मेटल प्लेट। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? वी हैव टू कंसिडर 2 सरफेसेस इंस्टेड ऑफ 1। तो अब एक नहीं है, यहां 2 सरफेसेस हैं, हेड साइड एंड टेल साइड, आगे की तरफ और पीछे की तरफ। सो नाउ इट विल बिहेव लाइक 2 शीट्स ऑफ चार्ज। तो ये फाइन डिटेल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब मैं पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो फ्रंट फेस पर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा उसकी वजह से होगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और बैक फेस पर उसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, उसकी वजह से भी होगा। यानी कुल मिलाकर आधा और आधा, आधा किसको कह रहा हूं मैं? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आधा और आधा मिलाकर 1। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेटल प्लेट या कंडक्टिंग शीट की वजह से होगा, वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। बच्चों यहां समझने की बात यह है कि हम जानते हैं कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर के केस में ये होती तो मेटल प्लेट है, पर जब एक मेटल प्लेट के पास दूसरी मेटल प्लेट को हम लाकर रखते हैं, तो जो भी चार्ज है अपोजिट नेचर का चार्ज, जनरली हम मान के चलते हैं कैपेसिटर में, वो अट्रैक्ट होकर नियर बाय सरफेस पर आ जाता है। तो मेटल प्लेट होने के बावजूद, यानी दो दो सरफेसेस होने के बावजूद, हेड एंड टेल साइड होने के बावजूद, दीज प्लेट्स बिहेव लाइक शीट्स ऑफ चार्ज। तो शीट की तरह जब ये बिहेव करती हैं, तो किसी पॉइंट पी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो वो
शीट की तरह बिहेव करने की वजह से पॉजिटिव वजह से रिपेल होगा, नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा, ऐड होकर आधा और आधा एक, सिर्फ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ही रहता है, उसका डबल नहीं होता, बावजूद इसके कि ये मेटल प्लेट से। तो ये बच्चों समझने की बात थी। नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलें तो जो तीसरी एप्लीकेशन जो बोर्ड में अब सिलेबस में नहीं रही है 2021 के लिए, पर कंपटीशन के लिए हमको तैयार करनी है, और मैं तो कहता हूं आप किसी को भी इसको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स के लिए हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है बच्चों, 30% रिड्यूस कहने के लिए हुआ है वो। हर सब्जेक्ट में आपको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो कि चाहिए ऑब्वियसली, तो ये तो आपको तैयार करना ही है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट टाइम पर जब आप पर्टिकुलर एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हो, वहां पर इस पार्ट को आप ड्रॉप कर सकते हैं, पर अभी शुरू में इसको आपको इन्वॉल्व करके चलना है। सो फील्ड अगर हमें निकालना है, शेल किसको कहते हैं बच्चों? खोखला गोला। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है खोखला गोला। चार्ज जब इसको दिया जाता है, सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पर, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई है सिग्मा। बच्चों सर्कल नहीं है, गोला है, बॉल है। तो जब मैं पॉइंट पी जो कि डिस्टेंस स्मॉल आर पर सिचुएटेड है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, तो ये मुझे मिलता है के यानी 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे तो इस शेल का सारा चार्ज सेंटर ओ पर कंसंट्रेटेड हो। तो आउटसाइड द शेल ये रहता है। इनसाइड द शेल की बात करें तो अंदर कोई चार्ज नहीं होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इस डेरिवेशन का आपको आइडिया होना चाहिए, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हम अलग अलग पार्ट में कंसेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसका ग्राफ हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे बच्चों। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है अगर आपको, तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा कि इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लाकर अगर हम यहां रखें तो जितना वर्क करना पड़ता है, इन्फिनिटी से आप टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं +1 को, तो +1 को लाकर वहां रखने में जितना वर्क करना पड़ा, वही जो वर्क है वो स्टोर हो जाता है बच्चों इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो फाइनली व्हाट वी गेट के क्यू बाय आर। तो पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है के क्यू बाय आर, या 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो टाइम्स क्यू बाय आर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है तो इसका स्केलर सम हो जाएगा, यानी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी, डायरेक्शन को हमें इन्वॉल्व करके नहीं चलना है। बस अजम्पशन को ध्यान से समझ लीजिए, अजम्पशन इन द सेंस कि ये जो डिस्टेंस है टू ए, इट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू आर, और उसी के बाद हमें रिलेशन मिलता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कैपिटल के तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए होता है, तो मैं स्मॉल के यूज करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के लिए। P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चों, ये छोटा वाला P है। कॉस थीटा में थीटा ये रहा एंगल, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज एक्सप्रेशन। अब यहां समझना है, अगर ये पॉइंट की डिस्टेंस r1 प्लस क्यू से है, तो r1 इज लेस देन r2। कंसेप्चुअली समझ के चले बच्चों इसको। R2 ज्यादा है यानी माइनस क्यू से दूर है, प्लस क्यू के पास में है, ऐसी सिचुएशन में ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर अगर इसी को हम उधर लेते यानी प्लस क्यू से दूर और माइनस क्यू के पास होता, तो ये नेट पोटेंशियल नेगेटिव आ जाता है यहाँ पर। तो ये समझने की बात है। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम डिराइव करके निकालते हैं। सिमिलर रिलेशन अगर आपको याद आ रहा हो, लिंक करके अगर आप चलें तो बच्चों, सिमिलर रिलेशन हमने कहां पर डिराइव किया था? सिमिलर रिलेशन हमने डिराइव किया था फ्लूइड्स में। जब फ्लूइड्स पढ़ रहे थे आप,
तो पाइप में ऊपर वाली लेयर तेज चलती है, नीचे वाली लेयर उससे धीमे कम वेलोसिटी पर चलती है, उससे नीचे वाली लेयर और भी कम वेलोसिटी पर चलती है। तो यहाँ पर डेवलप हो जाता था वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वहां विस्कस ड्रैग फोर्स हमने निकाला था। तो बच्चों, मिलता जुलता रिलेशन यहाँ आप देखते हैं जो बहुत ही काम का। ई होता है माइनस डीवी बाय डी आर, यहाँ डेल्टा लिखा है, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, हम ये भी लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और डायरेक्शन के लिए मैं यहां पे लगा देता हूं एक यूनिट वेक्टर आर कैप या एन कैप लगा देता हूं। तो एन कैप जो है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, और ये डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल सबसे तेजी से घटता है, उस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसे यहाँ दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आप देख रहे हैं, एक का पोटेंशियल वी, एक का पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर निकालना है, दो चार्जेस का सिस्टम है तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते हैं के क्यू वन क्यू टू बाय आर। अगर दो से ज्यादा चार्ज होते हैं तो उनको अरेंज करने में जितना वर्क करना पड़ता है वही स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस एक्सप्रेशन इज के क्यू वन क्यू टू बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अब यहां समझने की बात है, अगर ये चार्जेस एक्सटर्नल फील्ड में रखे हैं तो उस फील्ड की वजह से भी कुछ वर्क करना पड़ा है, वो यहां पर दिखाया हमने। तो उस फील्ड की वजह से जो वर्क करना पड़ा है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये रहा, ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई, यानी के क्यू वन क्यू टू बाय आर के अलावा ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा आ जाएंगी अगर वो किसी फील्ड में रखे हैं चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, डाइपोल को रखा किसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, हम ये डिराइव करके दिखा सकते हैं। माइनस पी डॉट ई मतलब माइनस पी ई कॉस थीटा। तो दिस मच इज पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर अगर हम निकालते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और डायरेक्शन एन कैप से उसको दिखाया हमने। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो आपको समझना है कि सरफेस पर एग्जैक्टली नहीं, सरफेस के जस्ट आउटसाइड इतना होता है कि सरफेस पर तो डिफाइन नहीं कर सकते हम। द कैपेसिटेंस सी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन जीरो ए बाय डी होती है, जहां पर ए ओवरलैपिंग एरिया है प्लेट्स का, कि प्लेट्स आमने सामने रखी है या ऑफसेट है, हम लेंगे सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और अगर मीडियम कुछ और हो यहाँ पर तो फिर ये अगला डेरिवेशन आ जाता है बच्चों, विद डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपिटल के है, देन एक्सप्रेशन बिकम्स कैपिटल के टाइम्स सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो के ए बाय डी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर अगर हम कैलकुलेट करके निकाले तो तीन फॉर्मेट है हमारे पास, क्यू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी। तो कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। जब चार्ज सेम होता है यानी कैपेसिटर डिस्कनेक्टेड है तो हम यूज करते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। जब कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा होता है, पोटेंशियल सेम रहता है, तो हम यूज करते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। तो बच्चों, डेरिवेशंस वाले इस पार्ट में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप ट्यून, एंजॉय स्टडिंग। यही एक रास्ता है कोरोना काल में, या ये बोले स्टडीज को एंजॉय करते हुए चल, जो भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करते हुए चलें, चाहे कितनी भी एडवर्स सिचुएशंस हो, हम वहां से कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकाल पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट बच्चों।